नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पिछले दिनों दो घटनाएं ऐसी हुई जिसने औरंगजेब के प्रति समाज के आक्रोश को फिर से भड़का दिया है। पहली घटना है फिल्म छावा का रिलीज होना। इस फिल्म में जरिए छत्रपति संभाजी महाराज के विराट व्यक्तित्व को देखने का अवसर पूरे देश और दुनिया को मिला। इस फिल्म ने लोगों को औरंगजेब की असलियत से रूबरू कराया। दूसरी घटना थी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का वो बयान जिसमें उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा की। ये सभी जानते हैं कि पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को लेकर अगाध श्रद्धा है। और ये भी सब जानते हैं कि औरंगजेब कौन था, उसने कितने अत्याचार किए। ऐसे शासक का महिमा मंडन करना जानबूझकर समाज में वैमनस्यता फैलाना ही है। रही बात इतिहास की, तो कुछ वामपंथी इतिहासकारों के अलावा लगभग सभी इतिहासकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक ही बताया। इसलिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर किसी एक किताब के आधार पर बयान देना एकदम गलत है। अबू आजमी के बयान के बाद लगातार ऐसे बयान आने शुरू हो गए जिसमें औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाने लगा। ये तो सरासर आग में घी डालने का काम है। ना तो अबू आजमी मुगल हैं और ना ही उनका मुगल शासकों से कोई घनिष्ठ संबंध या खून का रिश्ता है, और ना ही उन लोगों के भी क्रूर मुगल शासकों से ऐसे कोई संबंध हैं जिन्होंने औरंगजेब के फेवर में बयान दिए हैं। औरंगजेब का पक्ष लेने वाले ये सभी वो भारतीय मुसलमान हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाते हैं। फिर अचानक से ये लोग औरंगजेब के पक्षकार क्यों बन गए? भारत में मुसलमान खुद को मुगलों से जोड़कर क्यों देखते हैं, जबकि मुगलों के आने से पहले भी भारत में मुस्लिम शासक थे। शाह और लोधी वंश के कम से कम 5 शासकों ने यहां मुगलों से पहले भी शासन किया था। मुगलों ने अत्याचार किए हैं, इसे साबित करने के लिए किसी इतिहास की किताब की दरकार नहीं है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को जलाया जाना और कई कई दिनों तक लाइब्रेरी में आग लगे रहने की घटना पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के लोग जानते हैं। अब कोई इसका हिमायती बनेगा तो उसे भारत का मुसलमान कैसे कहा जाएगा? अगर कोई हिंदुवादी संगठन औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करता है तो क्या इसका मतलब मुस्लिम विरोध है? कतई नहीं। ये तस्वीर एकदम उल्टी भी हो सकती है। अगर मुस्लिम नेता खुद ये कह देते कि अत्याचारी औरंगजेब की कब्र तोड़ने में वो भी फावड़ा उठाएंगे। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो एक भाई को तकलीफ देने वाले किसी गैर मुल्क के शासक का नामो निशान मिटाने में क्या दूसरा भाई सामने नहीं आ सकता है? क्या औरंगजेब का सिर्फ मुसलमान होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या अबू आजमी जैसे लोगों का बयान अपने ही समुदाय में वैमनस्यता पैदा नहीं करता है? भारत के कुछ मुस्लिम नेता खुद को क्रूर मुगल शासकों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्या नालंदा और तक्षशिला का विध्वंस भी अबू आजमी जैसे लोग जायज मानते हैं? क्या हिंदू अपने गौरव की बात करेगा तो मुसलमानों का विरोध करना जरूरी है? क्या हिंदुओं के गौरव के लिए मुसलमान उनका साथ नहीं दे सकते हैं? औरंगजेब का यह विवाद धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैलता जा रहा है और पूरे देश में उस पर राजनीति होने लगी है। उत्तर प्रदेश में भी इस पर चर्चा होने लगी है, उत्तर प्रदेश में भी राजनीति होने लगी है। महाराष्ट्र की धरती से निकला ये विवाद धीरे धीरे करके अपना रंग लेता जा रहा है और धीरे धीरे करके सांप्रदायिक हिंसा में भी तब्दील होता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस विवाद को लेकर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। हालांकि सब चीज़ें काबू कर ली गई हैं, लेकिन इस पर चर्चा लगातार जारी है। दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और देश के कई राज्यों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब का मुद्दा धीरे धीरे करके अब ये बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है, जो देश के लिए हितकर नहीं है, देश की जनता के लिए हितकर नहीं है और आपसी भाईचारे के लिए भी हितकर नहीं है। हमारे साथ इस चर्चा में कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इनमें से बीजेपी नेता चंद्रभूषण जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता नसीम खान जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और हिंदू धर्म गुरु शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू संगठनों की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। चंद्रभूषण जी, नसीम जी और शिशिर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले चंद्रभूषण जी, हमेशा एक कॉमन आरोप आप पर लगता रहा है कि जब जब बीजेपी की सरकारें आती हैं तो वैमनस्यता फैलती है, आपसी मनमुटाव बढ़ता है, हिंदू मुसलमान के बीच खाइयां बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं।
तरह के आरोप आप बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं, अरे आपने सुना नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूं जी। ये अपोजिशन के लोग, आप सुनते होंगे, आप तो पॉलिटिक्स में है, तो आपको ये आरोप झेलने पड़ते होंगे ना, और अपोजिशन के। मैं नहीं लगा रहा हूं आरोप। देखिए, जब से ये देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्रता इस देश को प्राप्त हुई, तो इस देश का बंटवारा तो एक धर्म के आधार पर एक देश को बांटकर स्वतंत्र कर दिया गया और दूसरे देश से छोड़ एक सेक्टर विचारधारा एडॉप्ट हुए। लेकिन जो बातें जाती हैं, उन बातों के मूल में जाने की जरूरत है। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक स्थिरता को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक के खिसकते हुए जनाधार को बचाने के लिए तरह की बातें करेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में रही हो या राज्यों में रही हो, कहीं पर कोई किसी तरह का अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे आज महाराष्ट्र की सरकार हो, जिन अराजक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है, वो कानून के दायरे में उनको सजा दी जाएगी और आगे इस तरह की कोई भी घटना ना घटित हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जो विपक्ष का आरोप है, वो आरोप देखिए, उनको भी अपनी राजनीति करनी है। यदि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा और वो बेबुनियाद राजनीति कर रहे हैं। जो आज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार बहुत ही सख्त है और उन पर समाधान निकालने की तरफ कार्य कर रही है। जी ठीक है चंद्रभूषण जी। नसीम भाई, औरंगजेब विवाद पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए आलोक भाई, इसमें साफ साफ मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि ये देश पिछले कई सालों से बाबर और बाबरी जो अयोध्या में है उससे जूझा। इस मुद्दे को लेकर के देश में 23 तो लोगों ने अपनी जान गंवाई और आपस में खींचतान दो संप्रदाय के बीच में रहा। लेकिन पिछले समय में बाबरी को लेकर के जो फैसला आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला किया, उसको पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने माना और ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद हुआ। जिस दिन फैसला आया, आपको याद होगा, उस दिन भी कोई झगड़ा फसाद सड़क पर नहीं था। वो झगड़ा फसाद न होने का प्रमाण ये था कि अब देश के लोग मुद्दों की राजनीति चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत की खाई थी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। अब देश ये सही से चलता। बाबरी का जो मुद्दा खत्म हुआ, ये बात समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी को। अब उनके पास राजनीति में सर्वाइवल का कोई मौका नहीं है। इसीलिए बाबरी के बाद जो लोगों ने सोचा नहीं था, अब औरंगजेब और सफल लाके खड़ा कर दिया गया। अब देश के अंदर नई बहस खड़ी हुई है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। औरंगजेब और संभल इस टाइम सुर्खियों में है, बात खड़ी हुई है पूरे देश के अंदर और सरकार चुप है। बिहार के अंदर चुनाव होना है, इससे पहले दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, कोई मुद्दों की राजनीति नहीं है। मेरे भाई बैठे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि इस देश में एक बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया। निश्चित रूप से धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन इस बंटवारे का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के जो उस टाइम पे जनसंघ और हिंदू परिषद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग शामिल। तो जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक देश चला गया, तो मुसलमान हिंदुओं को अपना समझ करके यहाँ रुक गए थे। अब ये सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों का देश है, तो सब आपस में प्यार में सरकार आती जाती रहती है। कल कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से इन मुद्दों पर चुप है, महाराष्ट्र में आग लगाई जा रही है। कल आपने देखा महाराष्ट्र में आग लगाई गई। दोषियों को बचाव नहीं कर रहा हूं, ना बचाव होना चाहिए दोषियों का। जो दंगा फसाद करेगा रोड पर, किसी धर्म मजहब का हो, कांग्रेस चाहती है उन पर कार्रवाई हो। जी ठीक है। जब रोड पर औरंगजेब की पुतले को लेकर के तांडव मचाया जाता है, उस टाइम पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर कहा था। जब नीतीश राणे औरंगजेब की कमर को खोदने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, सरकार के ऊपर होकर के कहते, तब सरकार कहाँ थी? तो हमारा मानना यह है कि केंद्र में बैठी सरकार को ये बातों पर बात करनी चाहिए। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में जो है संविधान है, इस देश के अंदर हमारी विधानसभा, इस देश के अंदर लोकसभा है। प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए
देश के अंदर मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। औरंगजेब में भटका करके देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, बिहार के अंदर पलायन है, बेरोजगारी है और चेन स्नैचिंग है, हत्या है, डकैती है, महिला का अपराध चरम पर है, इन पर बात होगी। ठीक है नसीम भाई, ठीक है नसीम भाई, आपके पास आऊंगा। शिशिर जी, जब भी इस तरीके की बातें होती, चाहे संभल की बात हो, जैसा नसीम जी अभी चर्चा भी कर रहे थे, या कोई और मुद्दे हों, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, एकदम से बगैर सोचे समझे हिंदू संगठनों के नेता एकदम से कूद पड़ते हैं और फिर ऐसा लगता है कि जैसे उनको कानून पर कोई भरोसा ही नहीं रहा। अब औरंगजेब का मुद्दा आया तो आप देख लीजिए कि हिंदू संगठन किस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनको सब कुछ खुद ही करना है, कानून पर कोई भरोसा ही नहीं उनका। देखिए, इस देश में ये जो भी प्रवक्ता पहले बोल रहे थे, किसी फोटो कौन बोला है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आपको पता है इस देश में 1947 से लगातार हिंदुओं को छला गया, उनके साथ धोखा किया गया। उनको इस आजादी की लड़ाई लड़ने में क्या हासिल हुआ? उनके मथुरा लूट ली गई, उनकी काशी लूट ली गई, राम जन्मभूमि लूट लिया गया, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब तो दिन गया। अब उसको अदालत से आप मांगने जाओगे तो कांग्रेस ने ऐसे कानून बना दिए, गुरुकुल बंद कर दिए गए, हिंदुओं को रामायण रामचरितमानस का प्रचार प्रसार बैन कर दिया गया। लेकिन वहीं पर उलट कुरान का प्रचार हो सकता है, बाइबिल का प्रचार हो सकता है। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र लगातार चल रहा है। देश को कांग्रेस ने 3 लगातार शिक्षा मंत्री ऐसे दिए जिन्होंने अकबर को महान बना दिया और जितने भी मुगल आक्रांता थे, औरंगजेब को महान, देखिए भी समाजवादी पार्टी बता रही है। तो ये सब विपक्षी पार्टियां मिलके कुकृत्यों को, मुगलों को आगे बढ़ाने के, ईसाइयत को आगे बढ़ाने के लिए पाप करती रही। अब भाजपा अगर उस भूल का सुधार करा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी उत्तर प्रदेश में कल ही की घटना है, संभल में वह सैयद सालार मसूद गाजी, जिसने इस देश में सोमनाथ के मंदिर से लेके मथुरा तक के मंदिरों को लूटा, मूर्तियां तोड़ी, 20 मिलियन दिनारे लूट ले गए ये लोग। महमूद गजनबी का ये भांजा था सेनापति, उसके नाम पे होने वाले मेले पे रोक लगाई। अमरोहा में आज मेला होना था, उस पर भी हमने अपील कर दी है। तो अब ऐसे लोगों का महिमा मंडन कब तक हम लोग सहेंगे? आप दिल्ली जाइए, अकबर रोड पे रहने वाली गांधी परिवार, वो उससे क्या आप आशा कर सकते हो? लगातार अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, इन रोडों का, इन लोगों का इस देश के इतिहास से क्या लेना देना है? ये केवल यहाँ के मंदिरों को लूटने आए, हमारी हिंदू संस्कृति को लूटने आए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, नालंदा के इतिहास को मिटाने से क्या लेना? अच्छा, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इनको इस देश में ही नहीं दिक्कत है। ठीक है, इनका यहूदियों के देश में यहूदियों से झगड़ा है, ईसाइयों के देश में ईसाइयों से झगड़ा है, बौद्धिस्टों के व्यवहार में शिशिर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोल रहे हैं। आइए सीधे सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आते हैं अपनी इस चर्चा पर। आजादी हासिल की, मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था,
वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोकसभा में कुंभ को लेकर अपना वक्तव्य दे रहे थे। अब हम वापस अपनी इस चर्चा में आते हैं। ये चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर हम बीजेपी प्रवक्ता चंद्रभूषण जी के पास जाएंगे। चंद्रभूषण जी, हमेशा आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप लोग 20-80 की जो पॉलिटिक्स करते हैं उससे आपको माइलेज मिलता है, इसलिए आप लोग जानबूझकर इस पॉलिटिक्स को तूल देते हैं। चंद्रभूषण जी को मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नसीम भाई के पास चलते हैं। नसीम भाई, क्या कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने पर उतर आई है? क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप देश का विरोध कर रहे हैं। आलोक जी, मुझे बता दें, मैंने अभी बोला है मैंने कौन सा देश का विरोध किया है। दूसरी चीज में, आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, अभी कोई बात कर रहे थे, मुझे अफसोस इस बात का कि ये कांग्रेस का विरोध करें, व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी का विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि आजादी के कोई मायने नहीं रहे 1947 के बाद, और ये आजादी झूठी है, जिस तरीके से इन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी आजादी के मतवाले थे, महात्मा गांधी, उनका ये अपमान कर रहे हैं बैठ करके। और भारतीय जनता पार्टी बार बार आजादी के क्रांतिकारियों का अपमान करती है क्योंकि इनके पास में, इनको आजादी की जंग में, लड़ाई में शामिल होने वाला इनके पास कोई एक नेता नहीं है। कल भी ब्लॉक ने बताया इस बात को कि सावरकर ने बार बार अंग्रेजों से माफी मांगी और किसी भी गांधीयन ने, किसी भी आजादी के मतवाले ने माफी नहीं मांगी। ये बात बाकायदा बताया है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार है, आने वाले भविष्य की तरफ अपने राष्ट्र को बनाती है, भूतकाल की तरफ नहीं बनाती। और भूतकाल भी वो भूतकाल जो कई सौ साल पहले का भूतकाल है, जिनकी कब्रों में हड्डियां गल चुकी है, उन गड़े मुर्दों पर। ठीक है शिशिर जी, इसका जवाब आप ही दे दीजिए, क्योंकि आप पर ही ये सवाल है। जी, मैं जवाब दे देता हूँ। ये सावरकर की बात करते हैं, सावरकर जी जिन्होंने इस देश में पहले आदमी को 2 बार आजीवन कारावास, कोल्लू का उन्होंने जोता और उनको तनहाई बैरक में रखा गया, इसकी यात्राएं रही। इसके विपरीत कांग्रेस का एक नेता बताइए जिसने जेलों में मौज मस्ती के साथ जेलें नहीं काटी, सजा नहीं काटी। मैंने क्या बोला, मैंने सुना नहीं। 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, मांग हिंदुओं ने किसी नहीं की, जिन्ना ने की थी, उनको उनका देश दे दिया गया। लेकिन 1947 के बाद हिंदुओं को किस तरीके से लूटा गया। पहला के मुसलमानों को उनको देश स्वरूप मिल गया, उनका इस्लामिक देश। उसके बाद इस देश में वक्त बना, वक्त के नाम पर जमीनें, मंदिरों की जमीनें, ये सब लूटना दिया। ईसा अल्पसंख्यक करके का फायदा ये आज तक लिया है। जनसंख्या विस्फोट करके देश के संसाधनों पे ये कब्जा कर रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कहते थे देश की कन्याओं में मुस्लिम कन्याओं का उनका पहला अधिकार है। समाजवादी पार्टी जो थी, इन्होंने आतंकवादी बात की। बाटला कांड पे इनकी सोनिया गांधी जी रो रही थी बेचारी। राम को ये निकालने पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट वहां एफिडेविट दिया है और सारे आरोप सावरकर पे करते हैं कांग्रेस वाले।
कोर्टी के पूरी जिलों में जो जेल काटी वो मौज मस्ती है, इनको बग्गी पे ले जाते थे और इनको मौज कराते थे। एक बेटे के साथ इतने मधुर संबंध थे नेहरू जी से, आपको मालूम है दुनिया में जग जाहिर है। चाचा नेहरू बताए से हिंदुओं को दो आम दर्जा का नागरिक बना दिया इन्होंने, और उसके बाद भी सारा बातें करते दूसरे पे। अब आइए, ठीक है शिशिर जी, ठीक है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बनाया? शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। नाजिम खान जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नाजिम खान जी, औरंगजेब का भारतीय मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? क्योंकि जब इस तरीके की बातें आती हैं और यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं तो एक संशय की स्थिति भारत में उत्पन्न होती है। नाजिम खान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है चंद्रभूषण जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर नसीम भाई के पास जाऊंगा। चंद्रभूषण जी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप आप लोगों पर लगाया जाता है कि आपको 80 और 20 की पॉलिटिक्स में बहुत फायदा दिखता है। जहां जहां आप 80-20 की पॉलिटिक्स करते हैं वहां पर आपको माइलेज मिलता है, और इसलिए जब भी संभल जैसे विवाद होते हैं तो उस पर आप पर आरोप लगते हैं। अब औरंगजेब का ये मुद्दा सामने आया तो उस पर भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 80-20 की पॉलिटिक्स कर रही है। हमने पूरे देश के विकास की बात की, सबका साथ सबका विकास। हमने योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में स्वीकार की, जितनी भी लागू की गई है, सब योजनाएं देश के सभी लोगों को हित देश की गई। ना उसमें हमने कभी हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, और ना इसलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनका वोट बैंक जहां पर हित कर रहा है। हमने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मुसलमानों में भी लागू किया और उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया। क्या अब हम 80 और 20 की राजनीति करेंगे? ये देश सभी का है, और ये सरकार जब चुनकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सभी के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस देश में जो कांग्रेस ने बीज बोए, वो बीज इतने खतरनाक थे कि 70 वर्षों में ना उन्होंने अल्पसंख्यकों को शिक्षा दी, न रोजगार दिया, न उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया। केवल तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए उन्होंने सत्ता का भोग करने का काम किया, और वो सत्ता का भोग परिवार के लिए किया। यदि देश के आम नागरिक के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए किया होता तो देश आज कहीं ठीक चंद्रभूषण जी, ठीक आपके पास आऊंगा। नाजिम खान साहब के पास चलूंगा। नाजिम खान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है नाजिम खान साहब के पास अभी भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी नसीम भाई, आप अपनी बात रख लीजिए। आलोक जी, आपने जो हाजी नाजिम से सवाल पूछा है औरंगजेब से क्या रिश्ता मुसलमानों का, मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं धर्म के आधार पर मुसलमान भी हूं। इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। आप जो पूछ रहे हैं भारतीय मुसलमानों से क्या रिश्ता है औरंगजेब का, भारतीय मुसलमानों से औरंगजेब का मूलों का कोई रिश्ता नहीं है। भारत के मुसलमानों के आदर्श, भारत के मुसलमानों के रहनुमा मुगल बिल्कुल भी नहीं है, न मुगलों को भारतीय मुसलमान मानता है। आप मुझे ये बता दें, कोई एक मुसलमान बता दें जो मुगल की, औरंगजेब की जयंती, पुण्यतिथि, जन्मदिन, मरण दिन मनाता हो, या कोई एक मुसलमान के घर में, मैं आपको बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, किसी मुसलमान के घर में औरंगजेब का ना नाम लिया जाता है, ना मुगलों का नाम लिया जाता है, ना मुगलों से कोई लेना देना। भारतीय मुसलमान मुगलों को केवल इस देश के अंदर राजा मानता है, और वो राजा होते, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुसलमान राजा हो, अपनी सीमा विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर भी सियासत की वजह ये बनते हैं, सियासत की वजह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की रणनीति पर काम करना चाहिए, मुद्दों पर काम करना बिल्कुल चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात शिशिर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। किसी मुस्लिम के यहाँ औरंगजेब की तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बाद भी इस पर सियासत होती है। जयंती नहीं है, हमारे नाम भी नहीं लिया जाता है मुगलों का। अगर शिशिर जी
चंद्रभूषण जी आपके पास आऊंगा, पहले शिशिर जी संक्षिप्त में। शिशिर जी अकबर की, हिंदू की, औरंगजेब की, जितनी मजारे, सलार, मसूद हाजी की, इन मजारों पे कोई विदेशी नहीं आते, उनका रखरखाव कोई विदेशी नहीं करते, इसी देश का मुसलमान करता है। और आपको याद होगा कश्मीर में जो 11 हिंदू निभा रहे थे, उनको इस देश से निकाला, उनके स्थान से पलायन करवाया, किसने कराया? इसी देश का तो मुसलमान है। तो मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने तो मुसलमान की बहन बेटियों की ठीक है शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी आपके पास आऊंगा। चंद्रभूषण जी यही बात नसीम जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। किसी मुस्लिम के घर में औरंगजेब की तस्वीर नहीं दिखेगी, किसी मुस्लिम के घर में अकबर की तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी सियासत की सबसे बड़ी वजह यही बनते हैं, बाबर, अकबर और औरंगजेब। न फोटो और न फोटो नहीं रखते। सुनिए, तो ये लोग फोटो तो रखने का कोई काम करते नहीं है। हाँ, इनसे ये पूछिए कि ये जो मजारें बनी है, इन पर चादर चढ़ाने का काम, फूल चढ़ाने का काम क्या हिंदू लोग कर रहे हैं या सरकारें कर रही हैं? यदि आपको तकलीफ थी तो आप खुद कहते कि ये जो मुगल आक्रांता आए थे, लुटेरे आए थे, ये हम उनके वंशज नहीं है, हम तो राम के वंशज हैं, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो इन लोगों की संतानें हैं। और जाकर उस पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिए थे, खुदाने चलानी चाहिए और खत्म कर देना चाहिए ऐसे मुद्दों को। ये मुसलमान इस देश का हिंदू मुसलमान है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा मुसलमान है, उसको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इस देश की संस्कृति के साथ। ठीक है नसीम भाई, ठीक है चंद्रभूषण जी, नसीम भाई 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। नसीम भाई 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। चंद्रभूषण जी आपके पास, नसीम भाई 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। सूफी संतों की मजारों पे जाता है, ना अकबर की, औरंगजेब की मजार पे जाता है। इन्हें अकबर मुगलों से इतना ही नफरत है तो ये उनकी मजारों को तोड़ने के बजाय उनके बनाए हुए मकबरे, ताजमहल को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते, कुतुब मीनार को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसने इस देश को आग में झोंक रखा, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति खत्म हो गई। मोदी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, मंगलसूत्र हिंदू बहनों का लूटने की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ठीक है वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नसीम भाई आपका शुक्रिया करूंगा, चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और नाजिम खान साहब आपका भी शुक्रिया। शिवसेना का मुखपत्र सामना जो कि इन दिनों उद्धव गुट के पास है, जिसमें संपादकीय लिखा गया है कि लोग महाराष्ट्र के इतिहास और शिवाजी महाराज के योगदान का अपमान कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के साहस का प्रतीक है। सोचना तो ये भी चाहिए कि सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मराठाओं ने उसके कब्र को क्यों नहीं तोड़ा, और क्यों छत्रपति शाहू प्रथम मराठा शासक बने तो औरंगजेब की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गए थे। मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।